जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। कल हमने पौधों में निषेचन और निषेचन के महत्व और दोहरे निषेचन के बारे में पढ़ा था। निषेचन के फलस्वरूप हमने देखा था कि युग्मक संलयन और त्रिक संलयन दो क्रियाएं होती है और वो सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन कहलाती है। जो युग्मक संलयन होता है उसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है और जो त्रिक संलयन होता है उसके फलस्वरूप भ्रूणपोष बनता है। आज हम भ्रूणपोष, बीज और फल के विकास के बारे में पढ़ेंगे। भ्रूणपोष का मुख्य कार्य नाम से क्लियर है, नवोद्भीत जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करना। जब भ्रूणपोष विकसित होता है तो ये 3 प्रकार से विकसित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार केंद्रकीय, दूसरा कोशिकीय और तीसरा माध्यम या हेलोबियल। आपको पता है भ्रूणपोष कितने गुणित होता है, यानी इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3n, यानी ये त्रिगुणित होता है। और जो आवृतबीजी होते हैं उसमें तो ये भ्रूणपोष त्रिगुणित हुआ है निषेचन के बाद में, लेकिन जो अनावृतबीजी पौधे हैं उनमें भ्रूणपोष निषेचन के पूर्व बनता है, तो इसलिए उनमें जो भ्रूणपोष है वो अगुणित होता है। कहने का मतलब आवृतबीजी में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है क्योंकि वो निषेचन के बाद बनता है, और अनावृतबीजी में भ्रूणपोष अगुणित होता है क्योंकि वो निषेचन के पूर्व बनता है। अब भ्रूणपोष भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान कर रहा है, और हमने विकास के आधार पर देखा है कि भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना है उसमें आरंभ में सतत स्वतंत्र विभाजन होता है और उस अवस्था में कोई भी भित्ति निर्माण नहीं होता। आपको पता है कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक किसके फलस्वरूप बना था? जो द्वितीय केंद्रक और नर युग्मक के संयोग से बना था, और उस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होकर फिर भ्रूणपोष बना। भ्रूणपोष में जो हम देख रहे हैं पहला केंद्रकीय विभाजन, इसमें आरंभ में सतत स्वतंत्र विभाजन हुआ, केंद्रक परिधि पर विन्यसित हो गए, मध्य में बड़ी रिक्तिका बन जाती है, और कुछ केंद्रक जो है वो विभाजन के बाद प्रत्येक केंद्र के चारों ओर एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नारियल पानी है। नारियल के जो पानी है उसमें जो केंद्रक है वो द्रव्य जो भरा होता है उसमें बहुत से केंद्रक तैरते रहते हैं, और फिर बाद में उसमें से भ्रूणपोष मतलब केंद्रकीय भ्रूणपोष का सबसे अच्छा उदाहरण नारियल का पानी। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम और उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों के साथ साथ ही भित्ति का निर्माण होता है। यहाँ पे तो पहले विभाजन हुआ और फिर कुछ केंद्रक विभाजनों के बाद में फिर केंद्र के चारों ओर भित्ति बनी, लेकिन यहाँ विभाजन के साथ साथ ही भित्ति का निर्माण भी होता गया, और इसका उदाहरण है कुकुरबिटेसी कुल के पौधे। तीसरा आ जाता है हेलोबियल। हेलोबियल भ्रूणपोष में जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र है उसमें प्रथम विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण होता है, तो 2 कोशिकाएं बनती है, एक बड़ी और एक छोटी। जो छोटी कोशिका है वो निभागी छोर पे होती है और उसके केंद्रक में मुक्त विभाजन होता है और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। और जो बड़ी कोशिका है वो अंडद्वार की तरफ होती है, उसमें केंद्रक विभाजन और भित्ति निर्माण दोनों साथ साथ होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये हेलोबियल विभाजन है ये केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों विभाजनों का मिला जुला रूप है। ये देखिए, पहले विभाजन के बाद भित्ति का निर्माण हुआ, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका बनी, छोटी कोशिका निभागीय सिरे पर बनी, इसके केंद्रक में मुक्त विभाजन होता है परंतु कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। बड़ी कोशिका बड़ी सेल अंडद्वार सिरे पर है, इसमें केंद्रक विभाजन और भित्ति निर्माण साथ साथ होता है, और ये विभाजन
केंद्रकीय और कोशिकीय विभाजन का मिला जुला रूप है। भ्रूणपोष विकास को देखा हमने 3 प्रकार से है, केंद्रकीय, कोशिकीय, हैलोबियल। अब आता है भ्रूणपोष के कार्य। नाम से क्लियर है, जो भ्रूणपोष किस में कार्य करेगा? भ्रूणपोषी बीजों में, नेचुरली। तो भ्रूणपोषी बीजों में बीज के अंकुरण के समय नवोद्भीत भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये भ्रूणपोष का कार्य है। अब इसके बाद बीज का विकास, जो द्विनिषेचन क्रिया है, उसके बाद भ्रूणकोश में भ्रूण बनता है और भ्रूणपोष बनता है, और इसके साथ ही जो संपूर्ण बीजांड है वो एक बीज के रूप में विकसित हो जाता है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, बीजांड में बहुत सारे परिवर्धन होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो परिवर्धन है वो क्या है? जो बीजांड व्रंत है वो बीज का व्रंत बन जाता है। जो बीजांड का अध्यावरण है, बाह्य और आंतरिक, वो बीजावरण में बदल जाता है। जो अंड कोशिका है वो भ्रूण में बदलती है, और जो द्वितीय केंद्रक है वो भ्रूणपोष में बदलता है। तो इस तरह से बीज का विकास होता है। बाकी जो भाग हैं, जैसे सहायक कोशिका है और बीजांडकाय है, वो सब धीरे धीरे आभासित हो जाते हैं। मेन हमें इन चारों पे ध्यान केंद्रित करना है। फिर होता है फल का विकास। निषेचन के बाद अंडाशय से फल एवं अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बनती है। अनिषेक फलन, अ यानी अनुपस्थित, निषेक यानी निषेचन। जब निषेचन नहीं हो रहा है तो वो कहलाता है अनिषेक फलन, यानी बिना निषेचन के अंडाशय का फल में बदलना, वो कहलाता है अनिषेक फलन। उदाहरण है केला, संतरा, पपीता आदि, इनमें बीज नहीं होते। दूसरा होता है प्रेरित अनिषेक फलन। प्रेरित यानी किससे प्रेरित हो रहे हैं? जब वर्तिकाग्र पर हार्मोन का छिड़काव किया जाता है तो उससे अनिषेक फलन प्रेरित होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। वर्तिकाग्र पे कौन से हार्मोन का छिड़काव? जो ऑक्सीन और जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं, उनके छिड़काव जब करते हैं तो उससे उनमें अनिषेक फलन वाली परिस्थिति क्रिएट हो जाती है, तो वो कहलाता है प्रेरित अनिषेक फलन। ये तो सब था निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन, लेकिन एक शब्द हमारे सामने और आता है असंगतता। अ यानी कि विफलता और संगतता यानी निषेचन में विफलता। तो असंगतता यानी निषेचन में विफलता, ये 2 तरह से होती है, अंतरजातीय और आंतरजातीय, इंटर एंड इंट्रा। इंटर यानी कि भिन्न जाति के सदस्यों के बीच होने वाली विफलता, और इंट्रा यानी कि आंतरजातीय, यानी एक ही जाति के सदस्यों के मध्य होने वाली स्व अनिषेचिता या स्वबंध्यता। तो असंगतता पे जब टिप्पणी आती है तो हमें, यदि इतना शॉर्ट में याद है तो हम इस पे अच्छे से लिख सकते हैं। असंगतता क्या है? जब निषेचन में विफलता वाली कंडीशन होती है। ये 2 प्रकार से होती है, अंतराजातीय और आंतरजातीय। जो आंतरजातीय है यानी जो इंट्रा स्पीसीज वाला है, ये 2 तरह से होता है। अनिषेचिता के 2 कारण, एक तो जब नर युग्मकोद्भिद के जीन प्रारूप द्वारा नियंत्रण हो तो वो कहलाएगा युग्मकोद्भिद स्व अनिषेचिता, और दूसरा जब बीजाणुद्भिद के जीन प्रारूप के द्वारा नियंत्रण हो तो वो कहलाएगा बीजाणुद्भिद स्व अनिषेचिता। असंगतता में जब हमने ये देखा है कि वे 2 तरह से असंगतता होती है, तो परिणाम क्या होगा? स्व अनिषेचिता का परिणाम ये दिखेगा कि पहला, परागकणों में अंकुरण ही ना हो, तो परागकणों में अंकुरण का अभाव होगा तो उसमें निषेचन नहीं हो पाएगा। पराग नलिका में वृद्धि ना हो रही हो, जब पराग नलिका बढ़ेगी नहीं तो निषेचन होगा ही नहीं। पराग नलिका सही स्थान पर न पहुंच रही हो, जब पराग नलिका सही स्थान पर न पहुंचेगी तो भी निषेचन नहीं होगा।
परागनलिका का वर्तिका में फट जाना, जब परागनलिका वर्तिका में ही खत्म हो जाती है तो भी निषेचन नहीं होगा। और केंद्रकों में संलयन न हो पाना, ये लास्ट कंडीशन कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन न हो पाए तो भी स्व अनिषेच्यता होती है। तो इस तरह से हमने आज भ्रूणपोष का विकास, बीज का विकास, फल का विकास, अनिषेक फलन, प्रेरित अनिषेक फलन और असंगतता के परिणाम के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।